सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर्स एग्जाम फोरम पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टीईटी, सुपर टीईटी, सीटीईटी और इस तरह के तमाम टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट जो हो रहे हैं, उनमें शिक्षा मनोविज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और साथ ही साथ एक शिक्षक होने के नाते उससे शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत अच्छी समझ होने की भी उसको समझ हो, इस बात की भी उससे उम्मीद की जाती है। तो इसीलिए ये हमारे लिए परीक्षाओं की दृष्टि से भी और वैसे भी एज ए टीचर भी हमसे उम्मीद की जाती है कि इसकी हमें अच्छी समझ हो। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम आज इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे और इसके माध्यम से आप यह बताने में सक्षम हो जाएंगे कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और साथ ही साथ मनोविज्ञान ने कैसे अपने आप को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया है। तो बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा की। शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। तो शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या सिखाना, तो इसीलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। वहीं अगर हम इंग्लिश वर्जन एजुकेशन की बात करें तो यह शब्द 3 लैटिन भाषा के शब्दों से निकला हुआ प्रतीत होता है। एजुकेटम जिसका मतलब होता है प्रशिक्षण, एजुकेयर जिसका मतलब होता है शिक्षित करना, आगे बढ़ाना, और एजुसियर विकसित करना और बाहर निकालना। इन तीनों शब्दों के अगर हम सोर्स पर जाएं तो यह हमें ई और ड्यूको इन 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ प्रतीत होता है, जिसका अर्थ होता है ई यानी कि अंदर से और ड्यूको का मतलब बाहर की ओर विकसित करना, आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार से इन सब का अगर सम्मिलित रूप से देखें हम तो हमें पता चलता है कि एजुकेशन की जो परिभाषा है वो शिक्षा के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिक व्यापक है। तो इस प्रकार से एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे की आंतरिक शक्तियां, आंतरिक क्षमताएं, आंतरिक योग्यताओं को बाहर की ओर विकसित किया जाता है। अब ये बाहर की ओर से आशय क्या है? बाहर की ओर से मतलब है कि बाह्य वातावरण, बाह्य जीवन के साथ उसका सर्वोत्तम प्रकार का सामंजस्य और समन्वय स्थापित कराने की क्षमता उसमें विकसित करने के लिए उसकी आंतरिक योग्यताओं, आंतरिक क्षमताओं और आंतरिक शक्तियों को विकसित किया जाता है। तो इस प्रकार से यह कोई बाहर से थोपी जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब आप देखेंगे जब आप शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि फ्रॉवेल या फिर पेस्टोलॉजी या फिर स्वामी विवेकानंद, स्वामी अरविंद, इन सबके द्वारा भी जो शिक्षा की परिभाषा दी गई है वो इसी प्रकार की परिभाषा है। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जैसा कि इसके अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आप जाएं तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दर्शन विषय से हुई है, बल्कि यह कहना चाहिए कि अधिकांश विषयों की जो उत्पत्ति हुई है, जो जन्म हुआ है, वो दर्शन विषय से ही हुआ है, फिलॉसफी से ही हुआ है। और इसीलिए दर्शन को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। कांटे के द्वारा कहा गया है दर्शन जो फिलॉसफी है वो साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। दूसरी तरफ अगर दर्शन को हम देखें तो यह दृश्य धातु से बना हुआ है और जिसका मतलब होता है देखना। परिभाषा भी दी गई है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी कि जिससे दिखाई दे, जिससे हमें दिखाई दे वह दर्शन है। क्या दिखाई दे? जिससे सत्य के दर्शन हो, जिससे सत्य दिखाई दे वही दर्शन है। कृष्ण ने परिभाषा भी इसीलिए दी है कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, या और हम कहें तो दर्शन जो है वो चिंतन की उच्चतम सीमा है। आज के आपके एजुकेशनल सिस्टम में भी देखिए, जो किसी भी विषय की डिग्री होती है उनमें सर्वोत्तम प्रकार की जो सबसे उच्च है पीएचडी, उसे भी उस विषय में फिर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है, यानी कि यह इस विषय की उच्चतम सीमा को प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे दर्शन विषय से मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए जो दर्शन की विषय वस्तु होती है प्रारंभ में 16वीं सदी तक वही विषय वस्तु दर्शन की भी होती है। दर्शन के अंतर भी हम जो है आत्मा के विषय के बारे में पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसका जो शाब्दिक जो शब्द दिया गया साइकोलॉजी, वो भी इसी परिभाषा से प्रेरित है, जिसमें साइकी प्लस लोगस कहा जाता है, यानी कि आत्मा का शास्त्र, आत्मा की विधा, आत्मा का विज्ञान।
इस प्रकार से जो 16वीं सदी तक जो मनोविज्ञान था वो एक प्रकार से दर्शन का ही आनुषंगिक विषय था, दर्शन का ही सहायक विषय था। जो विषय वस्तु दर्शन की थी वही विषय वस्तु मनोविज्ञान की थी। और इस परिभाषा के समर्थक जो थे वो प्लेटो, इनके शिष्य अरस्तु, ये सारे के सारे ग्रीक दार्शनिक हैं। आपको मालूम है दर्शन की उस समय की अगर बात करें तो दो ही क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। एक तरफ भारतीय उपमहाद्वीप के दार्शनिक और दूसरी तरफ ग्रीक यूनान क्षेत्र के दार्शनिक। लेकिन यहाँ पर मनोविज्ञान के सामने दो प्रकार की समस्याएं आई। पहली तो यह है कि जब दर्शन की ही जो विषय वस्तु है उसको ही अगर मनोविज्ञान को भी अपनी विषय वस्तु बनाना है तो फिर मनोविज्ञान जैसे एक अलग विषय की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान को एक अलग, एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने में समस्या हुई। और दूसरी, आत्मा शब्द का स्वरूप कोई निर्धारित नहीं हो पाया था, आत्मा की कोई ऐसी परिभाषा निर्धारित नहीं हो पाई थी जिस पर सभी एक सहमत हों। क्योंकि दर्शन की जितनी भी शाखाएं हैं, जैसे कि प्रयोजनवाद, जैसे कि आदर्शवाद, जैसे कि प्रकृतिवाद, तो ये सब शाखाएं आत्मा की अलग अलग परिभाषाएं बताती हैं। तो इसीलिए जब आत्मा का स्वरूप ही निर्धारित नहीं हो पाएगा तो फिर मनोविज्ञान की विषय वस्तु कैसे निर्धारित होगी। तो इसीलिए मनोविज्ञान के सामने ये दो प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई। और इन समस्याओं के समाधान के लिए फिर आगे आने वाले समय में मनोविज्ञान बार बार अपनी विषय वस्तु को बदलेगा। साइकोलॉजी शब्द के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो रुडोल्फ गोएलक, नाम ध्यान रखेंगे आप। 17वीं सदी में आते हैं। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, पाश्चात्य जगत में ध्यान रखिएगा कि मन, मस्तिष्क और माइंड एक ही बात है, लेकिन अगर भारतीय परिदृश्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो मन का मतलब होता है हृदय। आज तक हम मन को हृदय के रूप में ही स्वीकार करते हैं, हार्ट के रूप में, लेकिन यहाँ पर मन का मतलब मस्तिष्क से है, माइंड से है। इस रूप को समर्थन प्राप्त था पेस्टोलॉजी, लिबनीज, कांट, लॉक, ये जो हैं मुख्य रूप से आदर्शवादी विचारधारा को मानने वाले दार्शनिक हैं और इन्होंने मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में इसको स्वीकार किया है। लेकिन यहाँ पर भी यही समस्या आई कि यह मस्तिष्क, उसकी कार्य प्रणाली, उसके स्वरूप, उसकी आकृति, आकार, इन सब पर एकमत नहीं हो पाए थे और इसीलिए यहाँ पर भी वही प्रकार की कंट्रोवर्सीज जो यहाँ पर थी वही कंट्रोवर्सीज यहाँ पर भी बरकरार रहीं। आने वाले समय में फिर 19वीं सदी तक आते आते मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। यहाँ पर अब चेतना ये भी अपने आप में एक परिभाषा की दृष्टि से बड़ा कठिन विषय हो गया। चेतना को भी परिभाषित करना मुश्किल हुआ। क्यों? चेतना को वास्तव में क्या कहते हैं? चेतना कॉन्शियसनेस से आशय एक ऐसी अवस्था से है जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के उद्दीपक के समक्ष अपनी अनुक्रिया करने की आवश्यकता में होता है। यानी कि एक ऐसी अवस्था जब व्यक्ति निर्णय लेने, जब व्यक्ति किसी प्रकार के कार्य करने या फिर कोई और प्रकार की क्रियाविधि करने में सक्षम होता है, मस्तिष्क के द्वारा उसके शरीर का नियंत्रण होता है, तो ऐसी अवस्था चेतना की अवस्था होती है। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में माना गया, मनुष्य को चेतनशील प्राणी के रूप में माना गया और ये माना गया कि जब उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया होती है तो यह चेतना के माध्यम से ही हो पाती है। और उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है जब, तो ऐसे समय पर मस्तिष्क में कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और किस किस प्रकार के केमिकल कोऑर्डिनेशंस होते हैं, रासायनिक अनुबंधन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, तो उन सब चीजों पर प्रयोग करने की दृष्टि से विलियम वुंड के द्वारा 1879 में लीप्जिग अमेरिका में एक मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई। यह मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर, बहुत ही सार्थक प्रयास था। इसीलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी के पैरेलल
1915 में फिर भारत में कलकत्ता में सेनगुप्त के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इस परिभाषा के समर्थकों में विलियम वुंट स्वयं, विलियम जेम्स, जेम्स सुली, वाइब्स, इस तरह के दार्शनिक मनोवैज्ञानिक थे। साथ ही साथ विरोधियों में मैकडूगल और सिगमंड फ्रायड थे। विरोध किया गया, कहा गया कि चेतना विषय अपने आप में एक बहुत बुरा शब्द है और ये मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि चेतना को मनोविज्ञान के साथ जोड़ दिया गया है। सिगमंड फ्रायड यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर के आते हैं जब वो मन के स्तरों में चेतना के अलावा अर्धचेतन और अचेतन दो, तो यहाँ पर सिगमंड फ्रायड मन के 3 स्तर, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, इस प्रकार से जब 3 स्तर बताते हैं तो मनोविज्ञान के सामने एक और गंभीर समस्या खड़ी होती है। आगे चल करके 20वीं सदी तक फिर मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में, यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में स्वीकार किया जाता है। और व्यवहार भी किसे कहा जाएगा? प्राणी की वे क्रियाएं जिनका अवलोकन किया जा सके, यानी कि जो बाहर से देखी जा सके, और साथ ही साथ जिनका यंत्रों के द्वारा, मशीन्स के द्वारा जिनका निरीक्षण किया जा सके, टूल्स के द्वारा, जो मनोवैज्ञानिक टूल्स होते हैं उनके द्वारा जिनका निरीक्षण किया जा सके। तो ऐसे व्यवहार को ही केवल मनोविज्ञान में व्यवहार माना जाता है। इस परिभाषा के समर्थकों में वॉटसन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, स्किनर काफी बड़े नाम हैं। ये सब प्रमुख व्यवहारवादी हैं। आगे चल करके हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो उसमें हम जानेंगे कि व्यवहारवाद या फिर जो चेतना को लेकर के आने वाले लोग थे जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्थापित किया, तो ये सारे के सारे स्कूल्स क्या थे और इनकी क्या प्रमुख देन थी मनोविज्ञान के लिए। वॉटसन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, स्किनर, इनके प्रयोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक को इस समय पर प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाएगा, क्योंकि 1900 ईस्वी तक आते आते शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हो चुका था। मनोविज्ञान का शिक्षा के प्रति और शिक्षा का मनोविज्ञान के प्रति जो कोऑर्डिनेशन हो सकता है, जो एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट हो सकता है, वो लिंक, वो रिलेशन यहाँ तक आकर आते आते तैयार हो चुका था। 1920 में जाकर शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट रूप से पूरा का पूरा स्वरूप निर्धारित हो चुका था। थॉर्नडाइक, टर्मन, फ्रोबल आदि इनके जो मनोवैज्ञानिक थे, इनके प्रयासों के माध्यम से। अब जो हमने अभी नाम लिए थे, वॉटसन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, इनके जो व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित करने में इन्होंने मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं दी हैं उन पर एक नजर डालते हैं। वॉटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। धनात्मक विज्ञान से आशय है कि ऐसा विज्ञान जिसका वेरिफिकेशन किया जा सके, जिसकी सत्यता प्रमाणित की जा सके, ऐसे विज्ञान को धनात्मक विज्ञान कहते हैं। सारे के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे के सारे धनात्मक विज्ञान हैं। मैकडूगल, मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण का विज्ञान है। स्किनर इसमें एक और नई चीज जोड़ देंगे कि व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। और वुडवर्थ यहीं पर कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। 2 चीजें इन्होंने जोड़ी, एक तो वातावरण का संपर्क से होने वाले जो व्यवहार है उनकी बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं मानव व्यवहार, यहाँ पर मानव के व्यवहार की बात कर रहे हैं, अन्य प्राणियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक हमने ओवरऑल व्यू देखा, शिक्षा और मनोविज्ञान का विषय के रूप में स्थापित होना, और साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो हम अगर अब देखें शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और इस उद्देश्य से करते हैं कि व्यक्ति की या बच्चे की जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो जन्मजात शक्तियां हैं, जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं, उनका अधिकतम और सर्वोत्तम प्रकार से बाह्य प्रकटीकरण किया जा सके। तो आज का लेक्चर आपको कितना उपयोगी लगा है, इसके बारे में अपने व्यूज दीजिए। अपने जो है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।